साथियों नमस्कार। आज मैं मुखातिब हूं फिर एक बार आपके साथ एडवोकेट प्रमोद कुमार अपने लीगल चैनल lawyersincr.com पर। साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे क्लाइंट ये सवालात करते हैं और उनका ये सवाल था कि पत्नी जो है वो 498A का केस दर्ज करा दिया है थाने में, और ऐसे में उन लोगों के द्वारा एक सवाल बार बार पूछा जाता था कि क्या 482 में हाई कोर्ट जाना चाहिए, सीआरपीसी 482 में हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। इसी पर मैं आपसे बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन का। सुप्रीम कोर्ट ने 7 आधार बताए कि किन किन परिस्थितियों में हाई कोर्ट को एफआईआर को क्वैश करना है, हाई कोर्ट को क्या क्या देखना चाहिए। तो अगर आपके केस में भी ऐसे आधार हैं, ऐसे परिस्थिति बन रही है, फेक एलिगेशन लगाए गए हैं, फॉल्सली इंप्लीकेट किया गया है और यह सच है, तो आपको 110%, 110% मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका केस एफआईआर आपका क्वैश हो जाएगा। इस कड़ी में मैं 2 जो रूलिंग है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। एक स्टेट ऑफ हरियाणा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, और दूसरा जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा। शिल्पिका कालरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये लिखा कि accused not liable to be proceeded under 498A as the FIR has been registered after the limitation period of last 3 years of marriage। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून 498A के करने का बनाया गया है कानून प्रावधान, उसमें साफ साफ लिखा है कि 3 साल के बाद 498A का केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, और उसके बाद अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो यह मामला सुनने योग्य नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, लाखों झूठे केस में पीड़ित पतियों का, लाखों झूठे केस में जो हस्बैंड हैं, जो सफरर हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, 498 से सफर हो रहे हैं, उनका फैमिली सफर हो रहा है, तो इस जजमेंट का फायदा आपको मिलेगा। आप नोट डाउन कर लें कि लड़कियों के द्वारा एक ये टैक्टिक बनाया गया है अपने पति के परिवार के लोगों को फंसा करके वसूली करने का, उनको हैरास करने का, ताकि एक बढ़िया सा एलिमनी डिसाइड हो सके, उनको परेशान किया जा सके। तो मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, धन्यवाद देता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी, जिनकी दोनों चीजों को बहुत गहनता से उन्होंने परखा और देखा और बताया। साथियों, हालात बहुत ही खराब है। आज इसी जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए आपके इस सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को इस जजमेंट के एक्सप्लेनेशन को आप सुनेंगे कि उसमें मुख्य मुख्य बात क्या लिखी गई, क्या क्या वो आधार बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी उसमें जो कि 482 सीआरपीसी में किन किन आधारों पर आपका एफआईआर क्वैश हो सकता है, उन्हीं आधारों पर मैं आज आपसे, उन्हीं गाइडलाइन को मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर कोई आपके खिलाफ, आपके परिवार में किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है जिसमें मुख्य रूप से 498 और इससे जुड़े हुए धारा है 406, 506, 377, 420 वगैरह वगैरह जो अक्सर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार बनाए उन आधार को आप जरूर देखें। अगर आपके केस में कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, एक भी आधार मैच हो रहा है, तो आप केस जो है अपने एफआईआर को क्वैश कराने के लिए आप हाई कोर्ट की तरफ बिल्कुल जाएं और ये एफआईआर क्वैश हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 7 आधारों को बताया उनमें से एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि कानूनी जो रोक है, अगर उसके खिलाफ कोई पुलिस काम कर रही है तो उसको बारीकता से देखा जाएगा, गहनता से देखा जाएगा। यह जजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है, आपके साथ कोई भी अपराधी मुकदमा चल रहा हो तो इस वीडियो को आखिरी तक आप देखिए, सुनिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। स्क्रीन पर देखिए स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, जिसमें ये गाइडलाइन दी गई कि प्राइमा फेसाई, पहला तो गाइडलाइन ये कि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया अपराध न बनता हो। प्राइमा फेसाई ये है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 498A के केस को 3 साल के बाद नहीं कर सकते, लेकिन 3 साल के बाद एफआईआर हो गया है। दूसरा, एफआईआर में आरोप और अन्य सामग्री संज्ञेय अपराध न बनता हो। कई बार आपने देखा होगा कि फैब्रिकेटेड कंकॉक्टेड स्टोरी बना दी जाती है, फॉल्सली इंप्लीकेट कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हाई कोर्ट इसको गहराई से देखेगी और आप 482 सीआरपीसी के तहत आपका एफआईआर क्वैश करेगी। सबूतों से अपराध का खुलासा ना हो। आपने देखा होगा कि मैं एग्जांपल 498A का ही ले लेता हूं। अगर 498A का केस होता है तो अक्सर एक कंकॉक्टेड स्टोरी बनाई जाती है कि मेरी सास ने ये किया, मेरी मदर इन लॉज ने ये मेरी किया, सिस्टर इन लॉज ने ये किया, देवर ने ये किया, भाभी ने ये किया, फलाना ठिमकाना, सबका नाम कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाते हुए कर दिया जाता है और जिसका कोई ठोस आधार नहीं हो, सबूत नहीं हो। तो हाई कोर्ट ये चीज भी देखती है। एफआईआर, चौथा, एफआईआर के आरोप जो है सबूत के साथ मैच होता हो। वाइफ ने कही कि मुझे अमुक अमुक दिन पीटा गया, ये किया गया, वो किया गया, मेरा हाथ तोड़ दिया गया, खाने में जहर दे दिया गया, सास ने धक्के दे दिया छत से, मैं गिर गया, गिर गई, हाथ टूट गया, वगैरह वगैरह, और उसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं हो, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रिटर्न में हो ही नहीं, तो फिर ये एफआईआर जो आईओ को है वो देखना है। बेतुके आरोप, बेतुके आरोप का मतलब होता है कि कहानी बनाने के लिए अलग अलग लोगों पर कहानी बना दी गई, आरोप में शामिल कर लिया गया, आरोपित बना दिया गया, एक्यूज बना दिया गया, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और छठा जो अहम है, जो सभी के साथ होता है, वो है कानूनी रोक, जिसको कानून को रोकती है। पहला, मैं 498A आईपीसी का एग्जांपल ले लेता हूं। पहला, जब भी कोई लड़की जाती है एफआईआर कराने के लिए तो पूरी स्टोरी पहले से बनाई जाती है। सास ने धक्का मार दिया, घर से निकाल दिया, ज्वेलरी रख लिया, और ये कब किया जा रहा है? शादी के 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल बाद ये आरोप लगाया जा रहा है। कानून क्या कहती है, जो मैंने आपको अभी बताया, कानून कहती है कि एफआईआर कैनॉट फाइल आफ्टर द लिमिटेशन ऑफ 3 years। जो लिमिटेशन पीरियड है आईपीसी सीआरपीसी में, उसके 3 साल के बाद, शादी के 3 साल के बाद आप 498 का केस नहीं कर सकते, लेकिन वो हुआ। कानून कहती है कि जो लोग मैट्रिमोनियल प्लेस पे नहीं रहते उनको आप केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आईओ को नाम हटाना है, आईओ को इन्वेस्टिगेशन करना और नाम हर हाल में हटाना, अगर हो भी गया तो पहले तो प्रायर इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर आईओ ने यह भी नहीं किया और अगर चार्जशीट में भी नाम नहीं हटाया तो आईओ के खिलाफ कंटेम्प्ट बनेगा। चार्जशीट फाइल होते ही आप आईओ के खिलाफ कंप्लेन करिए। तो अगर आईओ ने ऐसा कुछ किया है तो फिर वो कानून नहीं कहती। जो लोग 200, 500, 400, 5000 किलोमीटर दूर रहते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, उनका कोई पति पत्नी में कोई अत्यारोप प्रत्यारोप नहीं है, वो फैमिली में रहते ही नहीं है, दूर रहते हैं,
और गार्जियन होने के नाते कभी कभार बात होती रही या कभी आना जाना हुआ, उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। यहां तक कि पति से जुड़े परिवार, नाते, रिश्तेदार, उनको भी समाहित कर लिया जाता है। और ये इसमें पुलिस की मिलीभगत होती है, एडवोकेट की मिलीभगत होती है, एब्यूज ऑफ लॉ है। ये कानून का दुरुपयोग करती है और पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसे हैं तो इस एफआईआर को क्वेश करना ही है। और लास्ट 7वां, दुर्भावनापूर्ण उत्प्रेरित होकर के एफआईआर कराया गया है। सच्चाई कुछ नहीं है, फैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन एक कहानी बनाई गई, क्रिएट की गई और उसमें सभी का नाम इन्वॉल्व कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कोई शेयर का विवाद है, कुछ और विवाद है, और आपने देखा कि इसी केस में इनको इन्वॉल्व कर देते हैं, इनका भी नाम रख देते हैं। इनसे मैंने हेल्प तो मांगी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हम पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ेंगे, तो चलो इनका भी नाम रख देते हैं। फादर ने प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं दी, कहा कि मैं नहीं दे सकता, तो उनका भी नाम रख देते हैं। जीजा जी से भी कुछ पूछा कि हमारा हेल्प करो, उन्होंने नहीं किया, चलो उनका भी नाम रख देते हैं। तो ऐसे ये अगर ऐसा दुर्भावनापूर्ण शिकार होकर के किसी को उत्प्रेरित होकर अगर किसी के खिलाफ आपने कंप्लेंट किया है, तो ऐसे अगर इनमें से कोई भी आधार आपके केस में मैच हो रहा है, आपके एफआईआर में मैच हो रहा है, तो 110% आपका एफआईआर हाईकोर्ट सीआरपीसी 482 में हाईकोर्ट क्वेश करेगी। और अगर आपके केस में कोई भी ऐसी 7 में से कोई भी एक ऐसा आधार बनता है, तो आप इसे जरूर क्वेश करने के लिए हाईकोर्ट जाएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। मैं आपको, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं नई वीडियो लेकर आऊं वो आपके स्क्रीन पर आए और आप आसानी से इसे देख सकें और अपने केस में भी इसका फायदा उठा सकें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ मैं फिर से आपसे मुखातिब रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।